प्राइम टीवी मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। राणा सांगा को लेकर संसद में गद्दार कहने पर कोहराम मच गया है। सड़क से लेकर संसद तक आज इस मुद्दे पर जोरदार लड़ाई हुई। लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज इस मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जताया। तो दूसरी तरफ संसद में भी आज मुद्दा गरमाता हुआ नजर आया और ये मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हमले का मुद्दा उठाते हुए कहा कि दलित सांसद के घर पर हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने रामजी लाल सुमन और कांग्रेस से माफी की मांग की है। बीजेपी ने इस मुद्दे को जाति से जोड़ने का भी विरोध किया। उधर रामजी लाल सुमन ने साफ कर दिया कि वो अपने बयान से पीछे हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। माफी मांगने का सवाल ही नहीं है। इन सब के बीच कुछ संगठन रामजी लाल सुमन के खिलाफ इनाम का ऐलान कर रहे हैं। क्या गद्दार वाली लड़ाई जाति पर आ गई है? क्या तमाम ऐसे सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। राणा पर रण किसका फिट होगा समीकरण, तमाम ऐसे सवाल लगातार उठते हुए नजर आ रहे। 500 साल पुराने इतिहास पर वर्तमान की जंग कब तक होगी? क्या रामजी लाल सुमन के घर पर करनी सेना के हमले से समाजवादी पार्टी को दलित राजनीति का मौका मिल गया? रामजी लाल सुमन के घर इसलिए हमला हुआ क्योंकि वो दलित है। तमाम ऐसे सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। वह उन बयानों का जिक्र मैं करती हूँ जो लगातार सुर्खियों में बने हुए नजर आ रहे हैं। खड़गे इस मुद्दे को जाति से क्यों जोड़ना चाहते हैं? किरण रिजिजू ने सीधे तौर पर संसद में सवाल खड़े किए। राणा सांगा पर हम गर्व करते हैं, रविशंकर प्रसाद का बयान सामने आया। रामजी लाल सुमन और कांग्रेस पार्टी माफी मांगे, राधा मोहन दास अग्रवाल का ये बयान है। और साथ ही इस पर पीयूष गोयल ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को जाति की ओर मोड़ने की कोशिश पूरी तरह से निंदनीय है। और इसके साथ साथ जुबान काटने वाले को 5.91 लाख का इनाम श्री राष्ट्र राजपूत करनी सेना, यानी कि इन सब के बीच नफरती बोल भी सामने आए हैं। जी हाँ, लालजी सुमन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके खिलाफ विरोध हो रहा है। लेकिन इस तरह की बयानबाजी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि उनकी जबान काट दी जाएगी? तमाम ऐसी इसमें जो विरोधाभास की स्थिति पैदा करने वाले लोग भी सामने आ रहे हैं। तो इन सभी सवालों के साथ हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। उनका पहले परिचय कराती हूँ, तो चर्चा की शुरुआत करती हूँ। देवेंद्र मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर चतुर्वेदी अखिल भारतीय हिंदू महासभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश भारती समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले राजनीतिक दलों के पास जाऊं, उससे पहले मैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के शिशिर चतुर्वेदी जी उनके पास जाती हूँ। क्या ये पूरा मुद्दा दलित से जोड़कर है? क्योंकि लगातार विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि वो दलित थे इसलिए उन पर आक्रमण हो रहा है। शिशिर जी। दलितों का सम्मान तो बहन मायावती जी के साथ समाजवादियों ने किया था। स्टेट गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था, और उस दौरान उन्होंने क्या किया था आपको याद है? भारतीय जनता पार्टी के एक ब्राह्मण नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने उस दिन हिम्मत ना दिखाई होती तो क्या होता उस वक्त स्थिति, आप सोचिए। तो जाति की तरफ घुमा करके ये अपने पापों को छुपा नहीं सकते। इनको महान दिखाना है औरंगजेब को, इनको महान दिखाना है बाबर को, हुमायूं को। तो ऐसी सोच जो लगातार सनातन विरोधी, गंगा जल अपवित्र है, गौशाला में इनको बदबू आती है, राम भक्तों पे गोली चलवाते हैं, राम को नकारते कांग्रेस के लोग और सपा के लोग। तो ऐसी मानसिकता के कारण ही ये होता है। अब औरंगजेब के इतिहास, औरंगजेब के राणा सांगा जी के इतिहास पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। राणा सांगा जी कौन थे, थोड़ा सा उनके बारे में बता दे। ये इनके पूर्वज एक हुआ करते बप्पा रावल, जिन्होंने मुगलों पे जब हमला किया तो 35 मुगल बादशाहों ने अपनी बेटियों की शादी उनसे करी, अपनी जान की भीख मांगी थी। ये वो बप्पा रावल इनके पूर्वज थे। इन्होंने 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और 100 युद्ध में ये जिस युद्ध को जीते थे वो विरोधी राजाओं के तंबू तक उखाड़ कर लाते थे सबूत के तौर पे। और 100 युद्धों में इनके 80 घाव बने और उसके बाद एक आंख चली गई, एक हाथ चला गया, एक पैर चला गया।
ठीक है। पूरा पूरा जीवन काल 19 साल मेवाड़ पे राज्य किया, 1509 से 1528 तक, और राज करने के दौरान ये सारे युद्ध लड़े। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए, भगवा झंडे के तहत सारे राजपूत राजाओं को एक झंडे के नीचे ला करके लड़े। एक सवाल उठ रहा है क्योंकि इस तरह के नफरती बोल भी सामने आ रहे हैं कि जुबान काटने वाले को 1 करोड़ का इनाम दे दिया जाएगा, जुबान काटने वालों को 5.91 लाख का इनाम राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, अखिल भारतीय हिंदू सभा। तो ये कहां तक सही है? राजनीतिक लड़ाई लड़िए ना। अब एक बात लाइन और एक पूरी कर दूं, दलित प्रेम वाली बात भी बता दे रहा हूं। महाराणा सांगा जी के सगे भाई की पत्नी मीराबाई हुआ करती थी, जो कृष्ण भक्त थी। मीराबाई जी ने अपना गुरु किसको बनाया था? संत रविदास जी को। ये था दलितों से प्रेम, क्षत्रियों का, ये किसी को नहीं मालूम। और समाजवादियों पार्टी का तो अभिनंदन करना चाहिए कि जब ये औरंगजेब की बात करेंगे तो आज टीवी डिबेट्स होंगी, तो युवाओं तक ये बात, उनका इतिहास आएगा। संभाजी महाराज आएंगे, शिवाजी आएंगे, महाराणा प्रताप आएंगे, हमारे महाराणा सांगा जी आएंगे। तो ये करते जाए और बयान दिलवाने के बाद माफी मांग लेंगे। ठीक है शिशिर जी, औरंगजेब पे अबू आदमी जी ने माफी मांगी, ठीक है। और अब रामजी लाल सुमन का समय आ गया है, तो ये मौका देते हैं भाजपा के। बहुत अच्छी बात आपने उठाई शिशिर जी। ठीक है, यश भारती जी के पास जाऊंगी। एक तरफ औरंगजेब की तारीफ मुंबई वाले विधायक साहब कर देते हैं, और यहाँ पर सांसद महोदय जो राणा सांगा के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको कार्रवाई तक से हटाना पड़ गया, और इस तरह के उनके शब्द थे, तो शुरुआत तो आप ही लोगों की ओर से की गई है। क्या जरूरत थी इन शब्दों की? नहीं, जरूरत क्यों? जब आप एक पूरे वर्ग को ये कहते हो कि बाबर की औलाद हैं, जो भारतीय हैं, भारत के देशवासी हैं, आप 80-20 में बांटने की बात करते हो, काटने की बात करते हो, तो आप अपने देश को कमजोर करते हो। और अपने देश की छवि दुनिया के सामने, जो सुंदरता है, जो सभी जाति धर्म पंथों का एक गुलदस्ता भारत के अंदर है, जो हमारी अनेकता में एकता का संदेश पूरी दुनिया में जाता है, उसको आप बिखेरना चाहते हो, भारत की छवि खराब करना चाहते हो। क्रूर शासकों की बात करते करते खुद क्रूर हो जाते हो। क्रूरता के प्रतीक कौन थे? गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए क्रूरता के प्रतीक कौन थे? आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते क्रूरता के प्रतीक कौन है? बुलडोजर को चला करके कौन सा प्रतीक बनना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मानव अधिकार आयोग, सबके नोटिस अगर सर्वाधिक देश में किसी सरकारों को मिले हैं तो पहले गुजरात को मिले हैं, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश को मिले हैं। उत्तर प्रदेश ने तो गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया क्रूरता के मामले में। अब अगर मैं बात करूं, जिस तरीके की बात अभी हिंदू महासभा के कर रहे थे, आप हिंदू महासभा के लोगों को पैनल में बैठा करके, वो लोग जिन्होंने महात्मा गांधी निहत्थे की हत्या करी और उनकी हत्या करने के बाद भी उनके मुंह से हे राम निकला, और ये धर्म की बातें करते हैं। कौन थे? पहली हत्या गोडसे से पहले उन्होंने की थी। जरा उस पे भी बोल दीजिए। घटिया लोगों को पैनल में स्थान दुर्गंध लगती है, फिर आप कहते हैं ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। दुर्गंध तो गंगा जल पवित्र है, पूरी बात गौशाला से इनको बदबू आती है ना। लेकिन जब को जलवाते हैं सभा के लोगों को, जो महात्मा गांधी के हत्यारे हो, ये है इतिहास देश के राष्ट्रपति के कैसे हत्यारे हो, समझ में नहीं आता, जिनको गाय से उनको आप पैनल में बैठा कर हमारा जानवरों की तरह काटने को दौड़ रहे हैं, जैसे गाड़ी पे कोई चलता है तो सड़क पे पैर पकड़ने लगते हैं। शिक्षा लेके आए, समझ नहीं आता। आपने सवाल मुझसे पूछा, ये तो बिलबिला गए। इन्होंने बहुत कुछ बोला, हमने तो सुना। इनकी क्षमताएं बताती हैं ये कितना सुन सकते हैं, ये कितने ये सहनशील है, ये इनकी क्षमताएं बताती हैं। महात्मा गांधी को मारने वाले कभी भी सहनशील नहीं हो सकते हैं। ये बदबू आती है ना, बात के बताइए, आप आती नहीं आती है? आरती जी या तो इनको बुलवा लीजिए। आरती जी से कहिए कि वो मुद्दा उस पर रहे ना, हत्यारे लोगों को स्थान मत दीजिए। लेकिन यश भारती जी, मेरा लगातार सवाल है कि आखिरकार इस तरह के बयानबाजी की जरूरत क्या है? अबू आजमी का बयान आता है और अभी ये बयान आता है, उसमें भी उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। अभी माफी मांगेंगे क्या यश भारती जी, आप बता दीजिए कि यश भारती जी, आपने जो मुझसे सवाल किया, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, है ना।
इसीलिए मैंने कहा घटिया लोगों को पहले बुलाएंगे तो बात नहीं हो पाएगी, बीच में वो रोक। अरे घटिया आप है, जिनको क्या गौ घटिया वंश से है? नफरत हो वो घटिया है। अपने शब्दों को मर्यादित रखिए, समझ गए? समाजवादी पार्टी से यही भाषा की उम्मीद की जा सकती है। कौन तुम्हें पूछता है, कौन तुम्हें पूछता है हिंदू महासभा के लोगों, हत्यारों? कौन पूछ रहा है तुमको? तो आपको कौन पूछ रहा है? आपको कौन पूछ रहा है? राजनीतिक रूप में तुम्हारी कोई हैसियत है ना? नमाज पढ़ रहे रविदास मल्होत्रा जी, आपके आप विधायक, लखनऊ के विधायक, नमाज पढ़ रहे, नमाज मैं दूंगा ना आरती जी, नमाजी पूछ रहे हैं। जवाब नहीं है क्या? इंसानों के अब वो डिबेट में आप आजमी ये को जानवरों को पहले बैठा लोगे। बयान देने के लिए तो माफी कब मांगेंगे समाजवादी? कि उनको दलित है इसलिए उनको सीधे तौर पर उनको बयान दिलाने के लिए आप लोगों ने उत्साहित किया। देखिए मायावती जी की अगर आप बात करते हैं, ये जो पुराने गेस्ट हाउस कांड की बात बार बार लेकर के आते हैं, 2019 में हमारा उनके साथ में गठबंधन हुआ और जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा तो प्रेस वार्ता में उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि माननीय अखिलेश यादव जी ने उनका सम्मान दिया, माननीय डिम्पल यादव जी ने उनका सम्मान दिया और बहुत सम्मान दिया, वो भी उनका आदर करती हैं। आप देख लीजिए, जब गठबंधन तोड़ा है तो किसी तरह का आरोप नहीं लगाया मायावती जी ने, और तमाम सभाएं करी हम लोगों ने मिलकर साथ में, कहीं कोई बात नहीं आई। लेकिन क्योंकि इनको सौहार्द बिगाड़ना है, लोग आपस में झगड़ा करें, इसीलिए वो गैस कांड की बात ले आएंगे। जिनके साथ हुआ वो भूल चुके, उनको कोई दिक्कत नहीं है, हम सब अब साथ में हैं, हम हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बिलबिलाए तो इसीलिए है ना, ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि ब्राह्मण एमएलए, वो एमएलए कभी खुद नहीं कहता था कि मैं ब्राह्मण हूँ, एमएलए होता है। लेकिन ये जाति ढूंढेंगे, धर्म ढूंढेंगे, स्वार्थ बिगाड़ेंगे, अराजकता फैलाएंगे। आपने जो सवाल किया, जो बीच में आकर के जब मैं इनकी बात का जवाब दे रहा था कि हमें गौशाला से दुर्गंध आती है, आप मुझे बताइए शासकीय गौशालाओं की क्या स्थिति है? आप टीवी चैनल ही लोग दिखाते हैं, मीडिया के साथ ही दिखाते हैं किस तरीके से अव्यवस्था है। गाय माता को पूरा खाना नहीं मिलता है, ना उनके स्वास्थ्य की चिंता होती है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वहीं सड़ जाती है, गल जाती है, दुर्गंध फैलती रहती है आसपास, कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, ठीक है। तो कौन ठीक है, बोलेगा? ठीक है, लौटूंगी इनकी अब शासकीय गौशाला में दुर्गंध आती है क्योंकि ये भ्रष्टाचार ठीक है, करते उनको भी हैं, मैं ये अव्यवस्था करते चर्चा हैं में और ले ये लूं। गाय ठीक माता है। के हत्यारों से चंदा लेकर के पैसा लेते हैं, जो जिनके नोएडा में और बुलंदशहर में हेडक्वार्टर ठीक है, है, जो ठीक है, विदेशों में यशवंती इंपोर्ट जी। और एक्सपोर्ट करते हैं, ये असली गाय माता के हत्यारे तो यही लोग हैं ठीक जो है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका चंदे का जवाब धंधा मैं करते लूंगी हैं उनके देवेंद्र साथ। जी से। ठीक है देवेंद्र जी, लेकिन सबसे पहले अरे। सवाल हमारा चर्चा से रिलेटेड ही होगा कि और दलित बढ़िया को था, आप याद लोग है कि नहीं टारगेट याद कर है? रहे हैं। दादरी कांड समाजवादियों को हाँ, याद है दलित- कि नहीं है? 50 लाख रुपए दिया था और लाल फ्लैट जी दिए थे, सुमन। नौकरी राम दी जी, थी। लाल जी सुमन हाँ। दलित हैं या सांसद हैं? हम्म, एक जिम्मेदार व्यक्ति, सांसद का मतलब बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति होता है, हम्म, और एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा इस तरह का वक्तव्य दिया जाना, हम्म, आप राणा सांगा जी को गद्दार कह रहे हैं, हम्म, आप चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। आपको ऐसे वक्तव्य देने की आवश्यकता क्या है? हम्म, कौन सी आवश्यकता पड़ी है कि आप इसको इस तरह से नहीं प्रस्तुत करेंगे तो आपकी लुटिया डूबने जा रही है? अच्छा खासा सब माहौल चल रहा है, प्रदेश निरंतर प्रगति के गति पर चल रहा है। इस तरीके की बात करके कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो काम सरकार का, उससे ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट करते हैं, जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। आप बात करते हैं दलित होने की, मायावती जी ने स्पष्ट किया कि देखिए दलित होना एक अलग बात है, लेकिन आपको दलित होने के हाल में ये कहीं अधिकार नहीं कि आप जिसके ऊपर चाहे उसके ऊपर आप लांछन लगाए, उंगली उठाए, जिसके चाहे उसके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी उठाए। कौन सा शौर्य गाथा है मुगलों के शासन का जिसको आप गाते फिरते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। इतिहास को कितने बेढंगे ढंग से इनके गाथाओं से भरा गया है, और जो हमारे शासक थे हिंदू शासक क्षत्रिय, उनके इतिहास को, उनकी वीरता को, उनके शौर्य को थोड़े छोटे से पन्ने में सिमटा दिया गया है। देखिए किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो शासक रहा हो और महापुरुष है तो उसके सम्मान के सिवा हमें कोई बात उसके खिलाफ करनी नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि वो जिस पार्टी से संबद्ध हैं, उस पार्टी का इतिहास ही यही है, वो लोगों को अपमानित करना। भी मैं डिबेट सुन रहा था, मैं सपा प्रवक्ता जी की बात सुन रहा था, कभी वो हत्यारे कहते हैं, कभी वो हमारे जो शिशिर जी हैं उनके बारे में किस तरीके की बातें करते हैं।
अमर्यादित आचरण से बचना चाहिए। लेकिन बचेंगे कैसे? इनका इतिहास है, इनका संस्कार यही है इनकी पार्टी में। ठीक है, किसी को सम्मान अगर आप दे नहीं सकते तो किसी का सम्मान खराब करने का अधिकार आपको नहीं है। बिल्कुल ठीक ये है। देश, इस देश में छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, राणा सांगा जैसे लोगों ने इस देश की शक्ति पर, देश की प्रशंसा पर चार चांद लगाए ठीक है, हैं शिशिर लोगों जी ने। के पास जाऊंगी। ठीक है जी। शिशिर जी, जिस प्रकार से इस पर लगातार दलित मैं लगातार, चाहे मैं ट्विटर पे देख लूं, चाहे खड़गे साहब का बयान सुन लूं, अखिलेश यादव का बयान सुन लूं, सभी बड़े दिग्गज नेता अब इस पर कहीं ना कहीं बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार दलित को टारगेट किया जा रहा है। जी, दलितों से प्रेम अभी आपको बताई, एक उदाहरण दिया। दूसरा, हमने राणा सांगा जी छत्री समाज से आते थे, उनकी सगी बहू, छोटे भाई की पत्नी, वो संत रविदास जी को गुरु बना के उनको पूजती थी। तो आदिकाल से आज तक दलितों का सम्मान तो हम लोग सदा करते आए। अब ये विक्टिम कार्ड पे आ गए। विक्टिम कार्ड कैसे बचाव करें? अभी कुछ दिन में आप देखिएगा अबू आजमी की तरह अभी ये माफी मांगते फिरेंगे, और फिर अखिलेश जी का एक बेहतरीन बयान आएगा कि ये इनका व्यक्तिगत बयान था, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अभी गाय का आप जिक्र कर रहे थे शिशिर जी, यश भारती ने अभी बहुत अच्छा जवाब दिया कि भाई यहाँ सबसे ज्यादा गाय मारी जाती है, काटी जाती है, बदबू आ जाती है, उनको कोई देखने नहीं चाहता, इसलिए ये बयान था, ये वक्तव्य था। जी, एक घटना आपको याद दिलाते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दादरी में एक घटना करती है, 1 लाख नाम का व्यक्ति गौ काटता है और उसकी गौ रक्षक मिलके उसको मारते हैं, संभवतः उसकी डेथ हो जाती है। उस मामले में 50 लाख रुपया लेके अखिलेश जी उनके भेजते, उनके परिवार को नौकरियां देते और फ्लैट देते। ये है गौ हत्या करने वालों का सम्मान ये देते थे, और आज गौ हत्या के लिए ये बात बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये दोगला जो चरित्र है ना, इनका लखनऊ का एक विधायक है रविदास मेहलोत्रा, वो आज जाकर मस्जिद में बैठ के ऐसे नमाज पढ़ रहे थे। तो ये नमाजवादी पार्टी औरंगजेब की सोच के साथ चलती है। साबित कर देता हूँ, औरंगजेब ने अपने पिता के और चाचा के साथ क्या किया था, पीठ पे छुरा मारा था। अखिलेश जी ने मुलायम सिंह जी की पार्टी से उनको बेदखल करके उनकी पीठ पे छुरा मारा, अपने चाचा को मारा, अपनी बहू अपर्णा जी को बेदखल किया। ये औरंगजेब की सोच वाले लोग औरंगजेब से ही प्यार करेंगे। जवाब दीजिए यश भारती जी। माइक छीना था अखिलेश जी ने, मंच पे मुलायम सिंह जी से माइक छीन लिया था। आप लोग औरंगजेब के पार्टी हैं, उसी तरह आप अपने पार्टी को चला रहे हैं औरंगजेब की तरह। नहीं, ये अगर देखिए जो भी बात कहते हैं, इनकी बातों का कोई तथ्य नहीं है, इतिहास है। ठीक है, इन बातों का कोई तर्क नहीं है, ठीक है यश भारती जी, लेकिन इन बातों का क्या तर्क है कि बाबर से तुलना कर देना? अरे आरती जी, आप सवाल कर रही हैं, जवाब तो हमको देने दीजिए ना। नहीं तो हमारी, मैंने बोलता हूँ इस बात को कि फोटो हमारी भी अच्छी आती है, आप फोटो लगा लीजिए, बात आप नहीं करते रहिए। फिर अगर आपने हमें बोलने के लिए बुलाया है तो हमारी बात तो सुनिए कम से कम। बिल्कुल, आप अपनी आवाज को बिल्कुल बुलंद करिए। आप औरंगजेब को गलत कहिए, क्रूर शासक कहिए, जो इतिहास में दर्ज है वो सब कहिए, क्योंकि आपने देखा नहीं है औरंगजेब को, ना मैंने देखा है, किसी ने देखा है। जो इतिहासकारों ने इतिहास में लिख दिया है वही, उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें लिखी हैं, जो जितनी सत्यता तक बात लगती है उसको लोग मानते हैं। और सत्यता ये है कि औरंगजेब ने जब 7 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र को, छत्रपति शाहू जी महाराज को कैद में रखा। 18 साल की उम्र तक वो कैद में रहे, और जब औरंगजेब खत्म हुए तो 18 साल की उम्र में छत्रपति शाहू जी महाराज जब आजाद हुए तो सबसे पहले औरंगजेब की कब्र पे गए, पुष्पांजलि करी, उनको नमन किया, उनका सम्मान किया। और इतना सम्मान किया कि जब औरंगजेब की पौत्री खत्म हुई तो उनके नाम पे उनकी कब्र भी बनाई, उनकी नाम पे मस्जिद भी बनाई। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति शाहू जी महाराज ने किया। तो ये सब इतिहास है, और वर्तमान में ये सब चीजें मौजूद हैं, जिनको देख करके हम इतिहास को मानते हैं, जानते हैं, परखते हैं। तो ये ना किसी ने बनाया है, ये जो इतिहास बन चुका है, अब उस पर चर्चा हो रही है। जितना चर्चा करेंगे, और ये जो लड़ाई है ना, ये राजपूत बनाम दलित है, ये लड़ाई सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की है,
जहां 1 किलोमीटर दूर योगी आदित्यनाथ जी बैठे थे और 1 किलोमीटर दूर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन जी का परिवार बैठा हुआ था, और उसको सुरक्षित नहीं रख पाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। आखिर कहां से आए वो, और पुलिस के लोग कैसे घायल हो गए, किन्होंने घायल किया? ना आप पुलिस की सुरक्षा कर पाए, ना आप चुने हुए सांसद की सुरक्षा कर पाए। आपके 1 किलोमीटर के दायरे में अगर इस तरीके का हुड़दंग मच जाता है, जिसपे आज चर्चा करनी पड़ रही है, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। आप सत्ता में बने रहने लायक है नहीं। जब आप ये बात कहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त कर दी है, हम तो सवाल पूछते हैं। समाजवादी सरकार रही, हमने डायल 100 की व्यवस्था दी, हमने पुलिस हेडक्वार्टर दिया, एक बेहतरीन पुलिस हेडक्वार्टर दिया, हमने महिला सुरक्षा के लिए 1090 की व्यवस्था दी, और तमाम व्यवस्था दी। तुलना कीजिए इन 8 सालों में डबल इंजन की सरकार ने कौन सी बेहतर व्यवस्था दी है। पूर्णकालिक डीजीपी नहीं दे पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सालों से पूर्णकालिक डीजीपी नहीं है, अस्थायी डीजीपी दे रहे हैं, यानी पुलिस का मुखिया तय आप कर नहीं पा रहे, जबकि गृह मंत्री भी योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो ये व्यवस्थाएं भंग पड़ी हुई है। केवल और केवल आप इवेंट करना चाहते हैं हर चीज को, आप पॉलिश करके चीजों को दिखाना चाहते हैं। हकीकत ये है, हम तो मुद्दे पे बात करते हैं। बिजली संयंत्र के लिए कौन सा नया कारखाना लगाया इन्होंने 8 साल में? जो समाजवादियों ने छोड़ा था वही है। लखनऊ मेट्रो कितना इंच इन्होंने आगे बढ़ा दी। एम्स के लिए हमने 2 जगह जमीन दी, खुद गोरखपुर में दी जहाँ योगी आदित्यनाथ जी हैं, अमेठी दी, तो दोनों जगह अभी तक एम्स तैयार नहीं हुआ। क्या फायदा 8.5 साल की डबल इंजन की सरकार का? ठीक है, ठीक है। लखनऊ के अंदर हमने गंभीर बीमारी से निपटने के लिए कैंसर अस्पताल दिया, उसका ठीक है। संचालन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पा रही। शिक्षा स्वास्थ्य के लिए खुद ये दावे करते थे कि झांसी में हमने वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य की व्यवस्था दी है बच्चों के लिए। कैसे बच्चे जल गए? वो बच्चे जल गए जिनका कोई नामकरण नहीं हुआ था। आप सनातनी परंपराओं की बात करते हो, जिन बच्चों का ना कोई नाम था, जिन्होंने आंखें नहीं खोली, नामकरण संस्कार नहीं हुआ, उनकी हत्या के जिम्मेदार हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है, बाबर के पीछे छुपना चाहते हो, ये हकीकत है, इसको छुप नहीं पाएंगे। और ये भी इतिहास में दर्ज हो गया। आगे जब भारतीय जनता पार्टी का इतिहास खोला जाएगा तो ये सब चीजें दर्ज रहेंगी। ठीक है देवेंद्र जी, 2 अहम सवाल उठाए गए यश भारती जी की ओर से। आप जो जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने और ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा सवाल खड़गे जी की ओर से कहा जा रहा है कि दलितों के खिलाफ जो हो रहा है इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी ये ईद निपट जाने दीजिए, ईद से ईद बजा दी जाएगी। अब बताइए आप क्या करेंगे दोनों सवालों पे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके द्वारा इस तरीके की टिप्पणी कहीं न कहीं निराशाजनक है और राष्ट्रहित के खिलाफ है। क्या संदेश देना चाहते हैं ये देश को? इनको पता नहीं कि आज किस ना संवेदनशील मामला चल रहा है, किस मोड़ पर खड़े हैं, क्या दिशा देना चाहते हैं देश को? ये तो धमकी दे के चाहते हैं कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी को डरा देंगे तो ये इनका काल्पनिक स्वप्न है। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा स्टैंड लेती है और किसी भी तरीके के अराजकता को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। आज हम सत्ता में, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदेही है, हम उसको पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं और हमें कब क्या करना है ये हम तय करेंगे। इसमें इनकी नसीहत की कोई जरूरत नहीं है। आपने किस परिप्रेक्ष्य में ये जवाब दिया? आप उकसाने का काम कर रहे हैं। आज अगर मान लीजिए ये घटना हो रही है, रामजी लाल सुमन जी के घर पे अगर करणी सेना कर रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या दोष है? एक तो आप किसी पे पत्थर मारेंगे, अगर उस पर आपके ऊपर कोई क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो आप कहीं नहीं पाते, भारतीय जनता पार्टी को अपील पढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर बिंदु पर अपनी नजर रखे हुए है। हमने चीजों को कंट्रोल किया है तत्काल और स्थितियों को काबू में भी कर लिया। अब ये बीच बाद में लेकिन लगातार वो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि नहीं कोई व्यवस्था नहीं थी, तभी सांसद जी के घर इतने संख्या में करणी सेना के लोग पहुंच गए। नहीं, करणी सेना के लोग अगर पहुंच गए तो ये इससे बात चल रही है, देखते हैं कि ऐसा कैसे हो पाया, कौन सी जो है त्रुटि रह गई जिसकी वजह से वहां तक पहुंच गए। लेकिन फिर भी सांसद जी का परिवार, उनका सब सुरक्षित है। और पुलिस ने जब एक सीमा तक अपना बचाव का काम किया, उसके बाद उन्होंने उपद्रवियों को दौड़ाया, भगाया वहां से। ठीक है, गौशाला को लेकर आप अखिलेश यादव पे तो हमलावर हो गए, लेकिन
वो कह रहे हैं कि हम इसलिए दुर्गंध की बात कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों की सरकार के जब अधीन में होते हुए गौशालाएं पूरी तरह से बद से बदतर हैं। नहीं, ये आरोप है सिर्फ। कहाँ की बात करते हैं? हम लोग जहाँ भी देखते हैं, हम अभी प्रयागराज में मैंने अभी 3-4 गौशालाओं का, नंदीशालाओं का निरीक्षण किया है। बेहतर व्यवस्था है। ठीक है, कभी जाके देखे तो निरीक्षण तो करें। ठीक है, कि बस सुनील आप त्रिपाठी कहीं जी बैठे भी आपको हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। ठीक है, मैं सबसे पहले आपसे एंगल समझना चाहूंगी सुनील जी। जिस प्रकार से दो पूरी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, एक तरफ ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई सांसद जी दलित है, बेचारे हैं, शोषित है। क्या ये दलित की लड़ाई है? क्या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की लड़ाई है कि सांसद जी के बयान पर ये लड़ाई है? पहले सुनील त्रिपाठी जी इस पर तस्वीर साफ कर दीजिए। पहले देखिए आरती जी, ये दलितों को आकर्षित करने के लिए विपक्ष द्वारा मोहरा बनाया गया है। मुझे बड़ा कष्ट होता है कि वो दलित है या वो सवर्ण है, किसी जातीयता के आधार पर उसको संबोधित करना ये समाज की एकता अखंडता को प्रभावित है। सबसे बड़ी बात है कि सांसद जी को ऐसा बयान देना नहीं चाहिए था, और इस हस्ती लोकप्रियता पाने का एक तरीका हो गया, जैसे अबू आदमी साहब ने महाराष्ट्र में किया। ये एक बड़ा बनती चली जा रही विपक्ष की कि पहले वक्तव्य देगा, बाद में माफी मांगेगा। अब जो वर्तमान में राजनीति दिखाई पड़ती है कि अब लोग, विपक्ष पहले हिंदू और मुसलमान लड़ाता था, अब हिंदू को हिंदू में भी बांटने की स्थिति आ गई। तो इस तरह से कहना कि वो दलित है, वो दलित समाज से आते हैं, मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूँ विपक्ष से कि जिस दलित की आप चिंता कर रहे हैं, उस दलित के साथ पारिवारिक रिश्ते आप कभी स्थापित करते हैं? बिल्कुल, उसको सम्मान देते हैं? उनकी बहन बेटियों के साथ आप रिश्ता करते हैं या आप सुनील जी, क्या ये सोची समझी पूरी रणनीति थी क्या? क्योंकि आज रविदास मल्होत्रा गए हुए थे मजार में, पूरी तरह से आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी, वो नमाज अदा करने पहुंचे थे, उन्होंने इस तरह का बयान नहीं दिया। शिवपाल सिंह यादव ने इस तरह का बयान नहीं दिया। क्या ये टारगेट करके कि दलित सांसद हैं, वो एक तरह से कहीं ना कहीं फैक्टर भी निकल आएगा दलितों को, शोषितों का? देखिए आरती जी, मैं कह रहा हूँ विपक्ष चाह रहा है कि पीडीए फार्मूले के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार को पैसे हासिल, लेकिन दलितों के साथ क्या हुआ है, कैसा व्यवहार हुआ है, वो समाजवादी पार्टी में दलितों ने बहुत नजदीक से देखा और भारतीय जनता पार्टी में नजदीक से देखा, समाज पार्टी में भी नजदीक से देखा। तो दलित वर्ग बहुत बड़ा हो रहा है। तो कोई निर्णय किसी कहने से नहीं लेगा, और विपक्ष सोच रहा है कि दलित भाइयों की संख्या ज्यादा है, अगर उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे तो हमको आसानी से हासिल हो जाएगी। लेकिन मैं बड़ा इससे कहना चाहता हूँ कि दलित भाइयों के लिए कितना चिंतनशील सरकारें नहीं है, कि वही जानने खाद्यान्न घोटाला हुआ करोड़ों रुपए, इसकी आज सीबीआई जांच चल रही है। विपक्ष के पास कोई विशेष मुद्दा है जो गौशालाओं के बारे में बात कर रहे थे। मैं सीतापुर जिले की बात कर रहा हूँ। एक अजय तिवारी वहाँ सामाजिक कार्यकर्ता है, उसने इसकी शिकायत गोरखपुर में जाके योगी आदित्यनाथ जी के मठ में शिकायत की कि सीतापुर में गौशालाओं की स्थिति बस से बदतर है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पीएम से लेके सीडीओ तो सारे उन पत्रों की खातिर बंद हो बैठे हैं। वास्तव में उत्तर प्रदेश में जहां भी गौशालाएं बनाई जा रही है, गौशालाओं के नाम पर लूट मची है और जनता को इसका जीना जागरूकता कारण है। मेरे नीति से कहिए जरा बात करें, शिकायत बहुत करें। ठीक है देवेंद्र जी, जिस प्रकार से लगातार अब कहीं ना कहीं नफरती बोल भी इसमें सामने आ रहे हैं, जहां राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की ओर से कहा जा रहा जुबान काटने वाले को 5.5 लाख रुपया दे दिया जाएगा, तो दूसरी तरफ और इनाम की राशि बढ़ा दी जाती। अखिल भारतीय हिंदू संगठन कहता जुबान काटने वाले को 1 करोड़ का इनाम दे दिया जाएगा। क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या किसी भी वक्तव्य की हम निंदा करते हैं। किसी भी तरीके का हिंसा न राष्ट्र हित में न समाज हित में है। हम भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी
वक्तव्य का समर्थन नहीं करती और इस तरीके की कार्रवाई करने की धमकी देने या उकसावे की बात करने वालों के खिलाफ भी शासन जो अपने स्तर पर कर सकती है वो करेगी। ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इस तरीके की बात करना। ये लोकतंत्र है, अगर किसी ने कोई बात कही सही गलत तो उसका जवाब उसी ढंग से देना चाहिए। हिंसा का कोई हल नहीं होता, हम इसके बिल्कुल कतई खिलाफ हैं। ठीक है जी, ठीक है सुनील जी, जिस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि एक तरफ जहाँ पहले आवाज उठती है मुंबई से, सीधे तौर पर अबू आजमी विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो बयान देते हैं औरंगजेब को, जो होता है हिंसा होती सबके सामने होता है। फिर अब जब यहाँ पर ये आग पहुंची, चिंगारी पहुंची, तो यहाँ से सांसद महोदय की ओर से इस तरह के बयान बाबर से तुलना कर दी जा रही है। तो क्या ये तस्वीरें कौन ध्रुवीकरण की का प्रयास कर रहा है, कौन हिंदू मुसलमान की जो आग है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है? देखिए आरती जी, विपक्ष की विभाजनकारी नीति इस देश के सभी लोगों को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई, तो यही कारण है विपक्ष सिमटता हुआ दिन प्रति जा रहा है। आपको जनता की समस्याओं से मतलब नहीं है, जनता कितना परेशान है। अभी गेहूं कीमत देखिए और उसकी वैल्यू देखिए, सरकारी दर जो आई है एमएसपी, उससे कोई मतलब नहीं है। नहरों में पानी नहीं, इससे मतलब नहीं है। महंगाई आसमान पे है, इससे मतलब नहीं है। बेरोजगारी भी चरम सीमा पे है, इससे कोई मतलब नहीं। सत्ता कैसे हासिल हो और आत्मा कैसे हराया जाए, ये एक नीति विपक्ष बन गई है। और मेरा ये मानना है कि जिन मुद्दों को उठा के विपक्ष सरकार में सत्ता में आना चाह रहा है, उस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ, वर्तमान में फायदा हुआ। और ईद आ रही है, हम लोग होली गुजरी आती थी, हमें अपना बचपन याद आता है कि हम हिंदू मुसलमान सभी और बकरीद होली साथ साथ मनाते थे, सेवैयां भी खाए, खुशियां भी खाए। आज स्थिति आ गई है कि दोनों वर्ग एकदम जगह हो गए, एक तरफ एक तरफ है। ये राजनेताओं की तुच्छ राजनीति का अंतर है और देन है, जो विभाजनकारी नीति पर चल करके हिंदू को हिंदू से लड़ा रहे हैं, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा रहे हैं, और एक ही समस्याओं से विपक्ष को कोई मतलब नहीं। अभी आपने भी कहा और पूरे देश ने देखा कि अबू आजमी ने औरंगजेब का नाम लेकर के पूरे देश में आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन आज भी इस देश के बहुसंख्यक और असंख्यक वर्ग के समाज से इंसान विश्वास नहीं रखते हैं। इसी कारण वो भी योजना बहुत सफल नहीं हुई। और ये दिए बयान, मेरा अनुमान है, मैं नजदीकी नहीं हूँ, जानता भी नहीं हूँ, लेकिन ये विपक्ष की राजनीति में दलितों को अपने साथ जोड़ने की साजिश। आप राणा सांगा की तुलना बाबर से कर रहे हैं। मैं एक सनातनी देवेंद्र जी, कौन माहौल लगातार बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है? सत्ता पक्ष कह रहा है, विपक्ष कर रहा है, विपक्ष कह रहा है सत्ता पक्ष। कहाँ हम ट्रिलियंस की इकोनॉमी की बात कर रहे थे, कहाँ अब हम लगातार जो इतिहास के पन्नों को खंगालने में जुट गए। कैसे तरक्की करेगा सर हमारा देश जब हम हिंदू मुसलमान करते ही बैठे रहेंगे? ये तो स्पष्ट दिख रहा है। जब हम प्रदेश और देश के विकास की बात करते हैं तो ये ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जनता को उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। आप के पास मुद्दे हैं नहीं, सत्ता से बाहर हैं, 8 साल से छटपटाहट है, अराजकता, हिंसा, जो इनका चरित्र है वो करने में इस समय मजबूर हैं। तो अपनी खींच कहाँ उतारेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लगातार आपकी इतनी बड़ी चुनौती है चीजों की लेके, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का काम है ये सीधे सीधे। कौन सी ऐसी आवश्यकता मैं पूछना चाहता हूँ, कभी अबू आजमी साहब उठा के औरंगजेब साहब की बात कर रही है, कभी रामजीलाल सुमन जी, क्या मतलब इनको प्रदेश के विकास से भी कुछ मतलब है? देश के बारे में भी कुछ चिंता है कि अच्छा खासा गाड़ी चल रही है उसको इनको रुकवा देना है, धक्का दे देना है?
ब्रेकर का काम करते हैं ये। सच्चाई तो ये है कि सत्ता की छटपटाहट में ये वो हर काम करना चाहते हैं जो गैर जिम्मेदाराना हो या जनता के हित के विपरीत हो। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ। मैं तो स्वागत करता हूँ हमेशा। आइए, प्रदेश के विकास को लेके, जनहित को बातों को लेके आप सुझाव आमंत्रित हैं। आप आइए, सहयोग करिए, जैसा हम लोग भी करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में भी रही है, सकारात्मक हम लोगों ने सहयोग किया है जहाँ जरूरत पड़ी है। जी, ये बात लगातार कही जा रही है कि भाई ईद खत्म हो जाने तो फिर ये जो दलित का अपमान किया है करनी सेना और तमाम, इसका जवाब देंगे हम। इसको कैसे देखते हैं? क्या तैयार रहने की आवश्यकता है क्या? ये कोई भी बात करे, हाँ, ये गलत है किसी भी पक्ष द्वारा। देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया का ये मतलब नहीं कि किसी को छूट दे दी जाए गलत बात करने की। ये तो सरासर धमकी है, उत्तेजना फैलाने काम किया जा रहा है। कहाँ ले जाना चाहते हैं देश समाज को ये लोग? मैं इस कड़ी निंदा करता हूँ ऐसे वक्तव्यों की। ठीक है, समय ठीक है। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां लगातार एक तरफ औरंगजेब की तारीफ मुंबई वाले विधायक कर देते हैं, तो कभी यहां से ये जो चिंगारी पूरी तरह से जब उत्तर प्रदेश तक पहुंचती तो एक समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी सुमन जी हैं, उन्होंने बयान दिया और जिस पर अब कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है। जहां आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं करेंगे, सीधे तौर पर चुनौती देते हुए नजर आए थे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इन सब के बीच आक्रांताओं का समर्थन कौन कर रहा है, तमाम ऐसे सवाल है। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फैला लेते हैं, देखते रहे प्राइम टीवी।